मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार के बाद अर्धसैनिक बलों की 72 कंपनियों को वहां से हटाने का आदेश जारी किया गया है। इनमें सीआरपीएफ की 24, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और सीआईएसएफ की 12 कंपनियां शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही संसद में इस पर कोई विचार हुआ है। इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा। ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। डिटेंशन सेंटर पर विपक्ष के विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह सामने आए और इस मुद्दे पर सफाई दी। उन्होंने ये दावा किया कि असम के अलावा देश में और कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। ये डिटेंशन सेंटर्स कहां बनेंगी? कहीं नहीं बनने, एक बना हुआ है आसाम के अंदर और सालों से। कर्नाटका में भी है, कर्नाटका के काफी सारे इलाकों में है, रिपोर्ट्स आ चुकी है। नहीं, कोई डिटेंशन एक ही है मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म नहीं हूं मगर एक ही है और कोई डिटेंशन सेंटर फंक्शनल नहीं है और ना मोदी सरकार आने के बाद बनाए गए। अमित शाह के असदुद्दीन ओवैसी पर दिए बयान के बाद अब ओवैसी ने अमित शाह पर पलटवार किया है। ओवैसी के मुताबिक वो अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि एनपीआर का संबंध एनआरसी से है। पुराने एनपीआर जो किया गया था माजी में, उसमें यह नहीं पूछा गया कि पासपोर्ट है या नहीं, बताओ। ये सब बातें इस एनपीआर में लिखी गई हैं सवालात में और एनपीआर का ताल्लुक एनआरसी से है। फिर से अमित शाह गलत कह रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं। डिटेंशन सेंटर, एनपीआर और एनआरसी पर कांग्रेस ने भी अमित शाह पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया के मुताबिक एनपीआर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वहीं डिटेंशन सेंटर को लेकर भी पूनिया ने अमित शाह और पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि एनआरसी और एनपीआर में कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। नहीं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एनआरसी में जो कि वो कहते हैं कि अभी आया नहीं, उस पर विचार नहीं किया, और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उनका आपस में संबंध नहीं। पहले कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी जनगणना होती थी, लेकिन जनगणना कब हुई कब नहीं चली गई, पूरी हो गई, सब प्रोसेस पूरा हो जाता था। लेकिन अब की बार विशेष रूप से व्यवस्था की कि ये भी सवाल पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, ये भी सूचना रहेगी, वो भी सूचना रहेगी, और इसका एक आशंका लोगों के मन में पैदा होती है। कर्नाटक के मंगलुरु में 19 और 20 दिसंबर को हुई हिंसा के पीछे पुलिस ने बड़ी साजिश का शक जताया। पुलिस का दावा है कि हिंसा में इस्तेमाल हुए पेट्रोल बम, पत्थर, टायर और दूसरी चीजें पहले से इकट्ठा करके रखी गई थी। यानी अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन अचानक हिंसक नहीं हुआ। हिंसा हुई क्योंकि हिंसा भड़काने की पूरी तैयारी पहले से की गई थी, जिसके बारे में पुलिस ने भी नहीं सोचा था। 19 दिसंबर को मंगलुरु में जब बड़े पैमाने पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई तो ये सवाल पुलिस के भी जहन में था कि आखिर इतने सारे पत्थर आए कहां से, वो भी रिहायशी इलाकों में। इस सवाल का जवाब पुलिस ने 4 दिन में ढूंढ भी निकाला। पुलिस के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिससे ये साफ हो गया कि उस पर पथराव अचानक नहीं हुआ था। इस वीडियो में सामान ढोने वाली एक गाड़ी दिखाई दी। कुछ लड़के भी वहां इकट्ठा दिखे। ये गाड़ी जैसे ही इन लड़कों के नजदीक आकर रुकी, उन्होंने उसमें लदी बोरियां नीचे उतारनी शुरू कर दी। इसके बाद इन बोरियों को सड़क पर खाली कर दिया गया। खाली इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन बोरियों में पत्थर थे जो बाद में पुलिस पर फेंके गए। 19 दिसंबर के इस वीडियो में साफ दिखा कि कैसे लोगों के हाथों में हिंसा भड़काने के लिए पत्थर दिए गए और ये पत्थर कैसे लाए गए। पुलिस का दावा है कि उसे ऐसे कई और वीडियो मिले हैं जिनमें कुछ लोग उपद्रवियों तक पत्थर पहुंचाते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मंगलुरु में हुई हिंसा के कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिनके आधार पर इसके पीछे साजिश के आरोप लग रहे हैं। इनमें एक वीडियो ऐसा है जिसमें कुछ लड़कों को इलाके के सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया।
और ये क्यों किया गया होगा ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान उसे निशाना बनाने के साथ कुछ लड़कों को ये काम मिला था कि वो इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचा दें, ताकि बाद में जब पुलिस इन कैमरों को खंगाले तो उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लगे। इसकी पूरी कोशिश भी हुई। हालांकि इस साजिश से कई सीसीटीवी कैमरे बच गए, जिनसे अब पुलिस को हिंसा के तार सुलझाने में मदद मिल रही है। सीसीटीवी कैमरों के अलावा पुलिस ने न्यूज चैनलों से भी कुछ वीडियो हासिल किए हैं। इनमें एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब 19 दिसंबर को बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा था, तब कुछ लड़के उस मार्च में मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे थे। पुलिस का दावा है कि इन लोगों को ही प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का काम मिला था। ऐसा उन्होंने किया भी। मुंह पर कपड़ा बांधे ये लड़के पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। यही नहीं, उपद्रवियों ने इलाके में आगजनी भी की। इन सभी वीडियो की अब पुलिस जांच कर रही है और उसे ये लगता है कि बेंगलुरु में जिस तरह हिंसा भड़की उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिस पर कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी चिंता जताई। यही नहीं, सरकार में कुछ लोगों ने इस हिंसा के पीछे विपक्ष खासकर कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया और पूर्व सीएम सिद्धरमैया से इस पर जवाब देने की मांग की। वो ये कुतंत्र से वो पुलिस लोगों के ऊपर ये धंधा करने के लिए, दंगा करने के लिए ये कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है। ये सभी टीवी में आ जा रहा है। इसके बारे में सिद्धरामैया और कुमारस्वामी क्या बोलता है उनके पूछो। हालांकि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का आरोप है कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन का एक सीसीटीवी वीडियो यूपी के कानपुर से भी सामने आया। 21 दिसंबर को कानपुर के यतीमखाना इलाके में इस कानून के विरोध में जमकर बवाल हुआ था, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसमें लोगों की भीड़ ताबड़तोड़ पत्थर फेंकती दिखाई दी। वीडियो में कुछ लोग मकानों को निशाना बनाकर पत्थर फेंकते नजर आए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़की इस हिंसा में शामिल कई लोगों के चेहरे साफ दिखाई दिए, जबकि कई लोगों ने पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। यतीमखाना इलाके में भड़की इस हिंसा का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों की भीड़ दौड़ते हुए पत्थरबाजी करती दिखाई दी। इस दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को गिरा दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से बवाल और आगजनी करने वाले उपद्रवियों की पहचान कर उनके पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें 10 साल के बच्चे से 60 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। इस बीच दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में अलग अलग सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र भी इसमें शामिल हुए। हालांकि हिंसा की आशंका को देखते हुए मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लगा दी गई। और धारा 144 लगाने का मतलब है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कि उस जगह पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। धारा 144 लगाने के साथ मंडी हाउस और आसपास के इलाकों को पुलिस से भर दिया गया। पुलिस की तैयारियों से प्रदर्शनकारियों में भी डर दिखा। मंडी हाउस पर इकट्ठा हुए इन लोगों में कई अपने साथ फूल लेकर आए, ताकि कार्रवाई के दौरान पुलिस को दे सकें। ये गुलाब की पंखुड़ियां भी मैं देख रही हूँ, इसका क्या करने वाले? इसका करने ये वाले हैं क्योंकि पुलिस जो है बहुत ज्यादा डरी हुई है, लाठी चार्ज कर देती है, लोगों को डराने की कोशिश करी जा रही है। तो जितना वो लोग हम पे लाठी चार्ज करेंगे, हम उतना फूल उनके ऊपर बरसाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों ने भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें लहराई और सरकार को निशाने पर लिया। जो गवर्नमेंट अभी कर रही है एथिकली और मोरली बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसका एक तरीका होता है और वो मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का सही हो रहा है। इस प्रदर्शन में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी शामिल हुए और सरकार पर हमला बोला। ना अनजान को प्रधानमंत्री होने का हक है, ना बेईमान को प्रधानमंत्री होने का हक है। वो सामने आए, कहें कि एनआरसी की योजना नहीं है, हम इस योजना को खारिज करते हैं। मंडी हाउस में धारा 144 लगने के बाद भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जंतर मंतर तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसके बाद इस मार्च की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि हिंसा भड़कने के डर से पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश नहीं की और प्रदर्शनकारी मंडी हाउस से जंतर मंतर के लिए आगे बढ़ गए। इस मार्च में पुलिस वाले भी उनके साथ चलते हुए नजर आए। सीएए और एनआरसी के विरोध में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक का जो प्रोटेस्ट था, उसकी तस्वीरें सीधा आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे कि तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो मार्च करते हुए मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ फिलहाल बढ़ रहे हैं। इस मार्च के जरिए प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता कानून के साथ जामिया में 15 दिसंबर को हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया। जंतर मंतर तक निकाले गए इस मार्च में पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए गए। हालांकि प्रदर्शन के दौरान मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक कोई हिंसा नहीं भड़की। विरोध और हंगामे के बीच गुजरात के सूरत में एक अलग तस्वीर दिखी, जहां बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मार्च निकाला। इस मार्च में मंत्री गणपत वसावा के साथ बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल हुए।
जिनकी अगुवाई में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के समर्थन में सूरत की सड़कों पर मार्च निकाला। मार्च में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा और तख्तियां ले रखी थी, जिन पर नागरिकता कानून के समर्थन में स्लोगन लिखे थे। मार्च के दौरान इन लोगों ने नागरिकता कानून का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। मार्च के बाद ये लोग एक इलाके में पहुंचे जहां पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे, जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए इन लोगों ने वहीं पर नारेबाजी और तेज कर दी। गुजरात सहित देश भर में विरोध हो रहा था, वैसे में सूरत की रैली समर्थन में निकली है और लोग बड़ी मात्रा में इस रैली में जुड़े हुए हैं। मार्च में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कई फीट लंबा तिरंगा भी ले रखा था। दिल्ली के करीब नोएडा में डीएम की फर्जी चिट्ठी वायरल करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके साथियों ने डीएम के घर के बाहर धरना दिया। 12वीं में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने सर्दियों की छुट्टी से जुड़ी डीएम की एक चिट्ठी को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ब्रजेश नारायण सिंह भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था। जिसके बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए। ऐसे कोई आदेश नहीं निकाले थे। मुझे तत्काल पता चला कि मेरे पुराने आदेश में तारीख बदल करके इसको सर्कुलेट कर दिया गया है। मामले की जांच होने पर पता चला कि 12वीं के 2 छात्रों ने एडिटिंग कर ये फर्जी चिट्ठी तैयार की थी, जिसके बाद दोनों छात्रों को पकड़ लिया गया। लेकिन आरोपी छात्रों के साथियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा सख्त बताया और धरना देने के लिए डीएम के घर पर पहुंच गए। छात्रों ने अपने साथियों की गलती के लिए कान पकड़कर माफी मांगी और उनको छोड़ देने की अपील की। बेटा ये सब चीजें हम बाद में स्कूल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। सर हम आपके जैसे समझदार नहीं है। छात्र काफी देर तक डीएम से मिलने के इंतजार में वहीं बैठे रहे, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी डीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके बाद छात्र भी भड़क गए और उन्होंने पूरे मामले में प्रशासन पर जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतने का आरोप लगाया और अपने साथी छात्रों को नहीं छोड़े जाने पर परीक्षाओं की बहिष्कार की धमकी दी। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, 26 तारीख को अगर वो हमारे साथ पेपर में नहीं बैठे तो 12th क्लास को कोई भी बच्चा पेपर नहीं देगा। ये मैं नहीं, हर कोई बोल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्रों को 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने 23 और 24 जनवरी के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का फर्जी आदेश तैयार करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इन्होंने डीएम साहब के ऑर्डर को मैनिपुलेट किया, फोर्ज किया उसे, और उसमें 23-24 तारीख की छुट्टी स्कूल्स में घोषित करने संबंधी आदेश, फर्जी आदेश एक निर्गत कर दिया। हालांकि बाद में आरोपी छात्रों के नाबालिग होने की वजह से उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सर्दी का असर गुलमर्ग में भी दिखा, जहां तापमान -10 डिग्री पहुंच गया और पहाड़ों से गिरने वाले कई झरने और नाले जम गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। यही नहीं, एक नदी के ऊपर से जा रही पाइपलाइन भी फट गई और उससे नीचे गिरने वाला पानी भी बर्फ में तब्दील हो गया। काफी जगहों पे बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। ये ब्रिज के ऊपर एक पाइप जो है पंक्चर हुई है, रप्चर हुई है, और उसके बाद जो पानी बहता है आप देख सकते हैं किस तरह के नज़ारे, किस तरह के आइसिकल्स बने हुए हैं यहाँ पे। और हर तरफ से आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ फ्लो थोड़ा सा कम है पानी का, वहाँ पे पानी जमना शुरू हो गया। तापमान के माइनस में जाने की वजह से पहाड़ और पेड़ भी बर्फ से ढक गए। सड़क पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और शीतलहर की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भी तापमान लुढ़क गया। सर्दी से परेशान लोगों की मुश्किल घने कोहरे ने और बढ़ा दी, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी, जबकि सर्दी से राहत के लिए लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ ही प्रदूषण ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी। 339 प्रदूषण का स्तर दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी होती है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पारा है वो 5 डिग्री के नीचे चला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में रहने वाले लोग पिछले 5 साल की सबसे भीषण सर्दी झेलने को मजबूर हैं। यहाँ का तापमान 9 डिग्री है, दिन होने को है, लेकिन ठंड का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों के लेट होने से भी लोग परेशान रहे। बिहार के गया में एक बच्चे की हत्या के 2 महीने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि आरोपी ने डांस देख रहे 12 साल के एक बच्चे से मामूली बात पर नाराज होकर उसे गोली मार दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। सामने आए वीडियो में आरोपी हाथ में हथियार लेकर स्टेज पर डांस करता दिखा।
जबकि उसके दूसरे साथी वहां नाच रही डांसर पर पैसों की बारिश करते नजर आए। आरोपी काफी देर तक खुलेआम हथियार लहराते हुए डांस करता रहा। इस बीच उसकी वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों से मारपीट भी हुई। बताया गया कि इसी बीच आरोपी ने वहां खड़े 12 साल के एक बच्चे से अपने लिए पानी लाने को कहा, लेकिन उसके मना करने पर उसने बच्चे पर गोली चला दी। हालांकि घटना के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। मारे गए बच्चे के घर वाले इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते नजर आए। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा लोग खाने में चिकन बिरयानी ऑर्डर करते हैं। स्विगी ने बताया कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच पूरे देश में सबसे ज्यादा ऑर्डर चिकन बिरयानी के लिए आए और हर मिनट 95 लोगों ने खाने के लिए चिकन बिरयानी मंगवाई, जबकि मसाला डोसा दूसरे और पनीर बटर मसाला तीसरे नंबर पर। स्विगी के मुताबिक लगातार तीसरे साल सबसे पसंदीदा खाने की लिस्ट में चिकन बिरयानी ने बाजी मारी है। इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि गुलाब जामुन भारत की सबसे पसंदीदा मिठाई है। मीठे की लिस्ट में फलूदा दूसरे नंबर पर और मूंग दाल का हलवा तीसरे नंबर पर है। एक ब्रेक ले रहे हैं।